अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पहलगाम वाक़े के बाद जहां पाकिस्तान और भारत में लफ्ज़ी जंग का एक माहौल है, वहीं एक और ख़ामोश लेकिन ख़तरनाक महाज खुल गया है और वो है सिंध तास मुआहदे को यकतरफा ब्रीच करने का ऐलान, और जवाबन पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। ये वो वायदा है नाजरीन, ये वो मुआहदा है जिस पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड बैंक की निगरानी में सालिसी में ये तय पाया था कि 3 मशरकी दरिया यानी रावी, सतलुज और ब्यास का पानी भारत के कंट्रोल में, और 3 मगरबी दरियाओं यानी जेहलम, चनाब और सिंध का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। 1960 के बाद पाक भारत ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आए, जंगें हुई, झड़पें हुई, मगर इस मुआहदे को छेड़ा गया ना ही पानी बंद करने की गैर इंसानी हरकत की तरफ किसी का ध्यान गया, ना ही ये कोशिश हुई। अब भारत ने महज एक फॉल्स फ्लैग एडवेंचर के ज़रिए पानी बंद करने का जो ऐलान किया है, जो बज़ाहिर आसान नहीं है बल्कि मुमकिन भी नहीं लग रहा। वो हमला करे ना करे, पाकिस्तान हमला कर देगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल में इसे जंगी छेड़खानी यानी एक्ट ऑफ वॉर जैसी हरकत ही माना जाएगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी सरजमीन पर नए आबी मंसूबे शुरू किए, कई मंसूबे अभी पाइपलाइन में हैं, ज़ाहिर है जिनका पाकिस्तान के पानी पर असर पड़ेगा। आबी माहिरीन का ये मानना है कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की जो एक पॉलिसी है, इस पर काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, मनसूबाबंदी कर रहा है। नाजरीन, जहाँ हुकूमत पर फौरी रिस्पॉन्ड ना करने का इल्ज़ाम है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के भारत में बड़े चर्चे हैं, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी जो स्टेटमेंट है वो भारतीयों को बड़ा चुभ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़बरदस्त सख्त लहजे में भारत को ये वार्निंग दी कि दरियाए सिंध में हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। मोदी सरकार की ये वारदात नाजरीन एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान में पहले ही पानी की तकसीम और नई कैनाल्स के मंसूबे को लेकर बड़ी एक बेचैनी पाई जा रही थी। पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातें नए कैनाल्स के मंसूबे के ख़िलाफ़ सड़कों पर थी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि इस मंसूबे से सिंध का पानी जो है वो कम हो जाएगा, जिस पर CCI का इजलास बुलाया गया और फैसला हुआ कि नई कैनाल्स का मंसूबा रोका जाए जब तक चारों सूबे जो हैं इस पर मुतफ़िक़ा कोई लाहे अमल नहीं बन जाता। यानी एक तनाज़ा वक्ती तौर पर तो हल हुआ, मगर दूसरा तनाज़ा यानी भारत की आबी जाहरियत हुकूमत के लिए ज़ाहिर एक नया इम्तिहान तो है। सवाल यह है कि भारत ने जैसे ऐलान किया, अगर वो वैसे ही ये मुआहदा तोड़ता है तो पाकिस्तान को कैसे स्टेप बैक करने पर वो मजबूर कर सकता है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या इतना आसान है, और क्या अब भी एक जंगी माहौल है। भारत आगे बढ़ कर जितनी बढ़ के मार रहा है, भारतीय मीडिया जिस तरीके से माहौल एक जंग का पैदा कर रहा है, क्या वाकई हालात इतने सख्त है? क्या भारत ऐसी बेवकूफ़ी गलती कर सकता है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, नायब सदर हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं शेरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेरी साहिबा, आपने वक्त दिया। इस वक्त आपको माहौल की इंटेंसिटी क्या लग रही है? भारत जितनी बढ़ के मार रहा है, क्या वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा? उनका मीडिया तो रोज़ ही जंग कर रहा होता है, बेवकूफ़ मीडिया है, जज्बाती एंकर्स हैं उनके, तो आपको क्या माहौल की इंटेंसिटी क्या लग रही है? शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भारतीय मीडिया का पूछ रही हैं, वो खासे जंगजू हैं और हमेशा बड़े खून के प्यासे लगते हैं, जो बड़ी अजीबोगरीब बात है। आप इसका मुवाजना करें पाकिस्तानी मीडिया से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तो मैं समझती हूँ हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इस तरह उनकी मिरर इमेज नहीं बन गए। लेकिन वहाँ जो मीडिया है, इसमें कोई आप कंफ्यूजन ना हो, वो बिल्कुल अलाइंड हैं अपने हुकूमती और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। यानी वो जो कर रहे हैं उनकी एडवाइस पर कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और ये उनका कोई
अपना आगे इसको बरकरार रखना, जंगी जुनून जो आप कह रही हैं, ये जो है ये इनकी एक अलाइंड पॉलिसी है। आप थोड़ा भी वहाँ वक्त गुजार लें, या अब तो आजकल जमाना नहीं है, लेकिन पिछले जर्नलिज्म में जितने भी लोग होते थे उनको सबको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में बहुत कम आवाजें हैं जो नहीं अलाइंड हैं। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इस वक्त बिल्कुल कभी कभी तो मुझे कॉमेडी शो लगता है, इतना ज्यादा वो जुनूनी है कि वो उसको सीरियसली नहीं कोई ले सकता ना। तो ये है, एक तो ये अलाइंड है, वो बरकरार रखते हैं। आजकल उनका पूरा मीडिया कपिल शर्मा शो बना हुआ है। जी जी, और वो इस तरह कर रहे हैं कि भारत की जो हुकूमत नहीं कह रही वो सारी बातें अब वो कर रहे हैं, और वो स्पेस जो है कम करते हैं किसी अमन की बात की, या नॉर्मलाइजेशन, या जिसे हम ऑफ रैम्प्स करते हैं, ये नहीं हो सकता। तो भारत की हुकूमत अगर आप नोट करें चुप है ज्यादातर, और इन्होंने मीडिया को सारा नहीं, भारत की हुकूमत बिल्कुल भी चुप नहीं है उस तरीके से। कल ही अमित शाह ने कहा कि सिर्फ भारतीय अवाम हमारे साथ नहीं है, 140 करोड़ की जो अवाम है ये हमारे साथ सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। पूरी दुनिया ने इस वक्त जो है ना वो हमारे साथ जो हुआ है वो उसको कंडेम कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो दिखा नहीं रहे किसी भी ऐसे मुल्क की स्टेटमेंट जिसने कहा हो कि पाकिस्तान ने किया है। इसमें अमित शाह तो मशहूर हैं, वो एक अपनी हमेशा से वो इवन नॉर्मल टाइम्स में वो जंगजू रहते हैं। उनकी बात तो बिल्कुल अब उसमें कोई ऐसी ठहराव नहीं होता, ना कोई उनको इतना ज्यादा सीरियसली लेता है। मैं कुछ और बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब वॉर ड्रम्स की बात हो रही है, जंगी जुनून की बात हो रही है, उसमें आगे का कोई रद्द अमल उन्होंने नहीं दिया। ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना कि जी हम हमारे साथ सब खड़े हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कोई नहीं खड़ा है। उन्होंने उनकी तवक्को कुछ और थी और हुआ कुछ और है, और ये मंतकी बात है होना, क्योंकि आपने देखा शवाहिद का जो वहाँ फुकदान है, इस गैप में, इस वैक्यूम में उन्होंने इतनी बड़ी कैंपेन लॉन्च कर दी ऑर्केस्ट्रेटेड मिनटों में, और उसकी बुनियाद पे वो जंग का तबल बजा चुके हैं। तो ये एक आपके सामने सूरत हाल है, और आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी नज़र में तो ये जो धुंध क्रिएट की जाती है जंगों से पहले या उसके बयानिए में ही, क्योंकि अब तो बहुत सारी जंगें सिर्फ बयानिए की जंग होती हैं, उसी से काफ़ी डैमेज हो जाता है। उन्होंने सिंतास माहदे को मुअत्तल किया है इस फॉग ऑफ वॉर में, और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं टैक्टिकल बातों से उनका मीडिया। असल उनका हदफ मेरी नज़र में, आई कुड बी रॉन्ग, इज दिस वन, इज द इंडस वाटर ट्रीटी, जो वो बहुत सालों से मोदी सरकार उस पर काफ़ी तिल मिलाया हुआ है, और वो बार बार कहते हैं कि हम पानी को वेपनाइज करना चाहते हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं, उसको हथियार बनाना चाहते हैं, जो पुरानी इनकी हुकूमतों ने कभी नहीं किया था। लेकिन अब इसको आप इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कैसे किया जाए? एक तो भारत को ये बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनकी एक सीनियर सहाफ़ी हैं बरका दत्त साहिबा, उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट में उनके कहने का मतलब ये था कि जो अमेरिका है वो खामोश क्यों है, उसको क्यों नहीं लग रहा कि हम पर जुल्म हुआ है, अमेरिका इस पर बात क्यों नहीं कर रहा। आप तो अमेरिका में रह चुकी हैं, वहाँ की सिफारतकारी मिजाज और सब कुछ, अमेरिका जो रोल प्ले कर रहा है आपकी नज़र में, अमेरिका इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है? देखिए, अमेरिका उनका भारत का और ख़ासतौर से मोदी सरकार का पिछले आपने देखा है ऑलमोस्ट 10 बरस अब हो गए हैं, उनका पार्टनर है, और बहुत सख्त उनके स्ट्रेटेजिक गोल्स जुड़े हुए हैं। उन्होंने इंडो पैसिफिक ओशन, एशिया पैसिफिक ओशन को भी इंडो पैसिफिक कर दिया, यानी कि वो हिंदुस्तान को अब वहाँ का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझते हैं पूरे पैसिफिक का। तो उनकी राइवलरी, उनका हदफ तो चीन है, और हर तरफ से है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो और ना होगा नियर फ्यूचर में। इशू ये है कि जी जो आप ट्वीट की बात कर रही हैं, वहाँ बहुत हैरानगी है कि इतनी उनकी अहदाफ जुड़े हुए हैं, उनकी नैरेटिव्स अलाइंड हैं, बहुत कुछ अब वो एक साथ साथ करते हैं। तो ये फिर कैसे हुआ कि उनकी बात बबांगे दल नहीं टेकअप की गई पाकिस्तान को, और उन्होंने कठेरे में क्यों नहीं खड़ा किया? मतलब अमेरिका तो बहुत कुछ कर सकता है, वो नहीं हुआ। बहुत कुछ कर सकता है जो नहीं हुआ,
बल्कि ये कहा गया कि आप लोग अपने मसाइल खुद हल करें। थोड़ा बहुत 1500 साल से की बात हुई, खैर 1500 साल से तो वजूद ही नहीं था बिल्कुल। बहुत सी चीजों का। लेकिन उसके बाद भी हर मोड़ पर, ऑलमोस्ट हर मोड़ पर ये कहा गया, मैं तो सोच रही थी बहुत ज्यादा कोई रिएक्शन होगा, लेकिन जो शवाहिद नहीं है ना वो सबको खटक रहे हैं। और अब नाउ इट्स टू लेट। अब कोई आप मतलब कोई शहादत लिया है उसका कोई माने नहीं होंगी, ये खटक रहे हैं। वहाँ की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी ना, वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी एजेंसियों की थी। अगर आप वो ही नहीं कर सके तो आप पाकिस्तान को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? जी जी, और आपने देखा कि वो तो पूरा पूरा मकबूजा कश्मीर जो है वो तो छावनी बना हुआ है। बिल्कुल। और इस इलाके में भी 7 लाख उनके हर किस्म के फौजी तानियात हैं। आप पूरी की गिनती कर लें तो 15 लाख बनते हैं। मगर आप देखें 5 किलोमीटर दूर उस जहां ये जाए वक़ुआ है, ये दिलखराश वाकया जो हुआ है, उसमें उस 5 किलोमीटर दूर तो इनकी राष्ट्रीय राइफल्स हैं। बिल्कुल। सबकी चेक पोस्ट हैं, सबके बेसेस वहां पे हैं। और इन्होंने पुलिस को बताए बगैर सो कॉल्ड टूरिस्ट सेंटर भी खोल दिया था। बाद में इंक्वायरीज में इनकी इंटरनल बातें तो चल रही हैं और सबके सामने कमेटियां पूछ रही हैं, पूछगछ हो रही है कि आपने ये क्या सोच के बगैर सिक्योरिटी सिचुएशन की सूरत हाल को भांपे और जांच किए बगैर आपने इसको इस तरह खोल दिया कि जी सब कुछ ठीक है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं मकबूजा कश्मीर में। ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसमें मासूम सयाह जो हैं हलाक हुए हैं, उनकी फैमिली से तो पूछें वो क्या क्या कह रहे हैं। वो तो आपने देखा भी होगा टीवी पे। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान में आपको लगता है कि तमाम सियासी जमातों में वो यूनिटी है? जिस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात की या डिमांड की बिलावल भुट्टो साहब ने, वो इस वक्त नागुज़ीर है? तमाम जमातों को इकट्ठा करना, इस मसले पर एतमाद में लेना, कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक तरीक़ेकार है जमहूरियत में कि आप जो आपका मुखालिफ भी हो आप उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करते हैं। अब ये अलग बात है कि पीटीआई की हुकूमत में जब पुलवामा, बालाकोट वगैरह हुआ था तो वो जब प्राइम मिनिस्टर थे वो हमें बिठाए रखे थे, वो कमरे में नहीं आए ब्रीफिंग के लिए कि बस मैं नहीं आऊँगा, मैं ना मानूँ वाला चल रहा था। लेकिन मैच्योर रियासतें और हम तो फ़र्क हैं। आप हमें फ़ौरन सोचना चाहिए कि जो इस वक्त इत्तेहाद है और जो सेनेट में आपने इत्तेहाद देखा था खासा क्लियर था और वाज़ेह था। 3 दिन सेशन चला और हमने रेजोल्यूशन भी जॉइंट पास की। उस हवाले से मैं समझती हूँ किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जिसमें ज़रा भी अपने मुल्क के लिए सोच है, ख्याल है, वो जंग के माहौल में पाकिस्तान के खिलाफ या अपने अंदरूनी या अपने ज़ाती मसाइल नहीं सामने लाएंगे। वो कहेंगे जी हम पाकिस्तान जो जैसे ज़रदारी साहब कहते हैं पाकिस्तान खप्पे, वो ही वो स्पिरिट वो कहें ना, लेकिन वो स्पिरिट तो वो उनके सामने होनी चाहिए कि जब मुश्किल वक्त आता है आप पाकिस्तान को पहले रखते हैं। जी वैसे भी मैं लेकिन वो कहते हैं ना कि कौमी यकजहती के लिए हमें इमरान खान की रिहाई इस वक्त बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर है। हाँ, हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, लेकिन कौम इकट्ठी अगर आपने करनी है उसके लिए खान की रिहाई ज़रूरी है। ये इस वक्त उनका बयानिया है। देखिए, इमरान खान ने किया क्या जब 2019 में उन्होंने टैंक्स रोल किए, अपने 370 रिवोक कर दिया, 35A लगा दिया। 35A तो बहुत ही मुज़िर है क्योंकि वो वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज आ रही है। वहाँ की सारी मिनिस्ट्रीज आके बैठ गई हैं ऐसे खित्ते में, ऐसे इलाके में जहाँ सिर्फ कश्मीरी जो वहाँ रहते थे, जिनकी डोमिसाइल थी, वो ज़मीन खरीद सकते थे। तो वो डेमोग्राफिक और एथनिक क्लेंसिंग का एक दौर शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा प्रिजन बन गया है ओपन दुनिया का। उसके बारे में कोई कहानी नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि मैं हर जुमे को करूंगा क्या तातील करके, तातील नहीं तो हम कश्मीर को यूनाइटेड एक फ्रंट पेश करेंगे और इस पर हम कुछ ना कुछ बाहर पार्लियामान में हर जगह। कुछ नहीं हुआ। एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा मुश्किल से भी नहीं हुआ, फिर सब वो खुद भूल गए। उन्होंने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे कर दिया और अल्लाह खैर सल्लाह। मीटिंग में जो असल इत्तेहाद की ज़रूरत थी वो आने से उनकी उनके सामने आ रही थी जी
कि मैं पाकिस्तान से पहले हूँ, वो नहीं आए। जबकि मैं अपने किसी भी दुश्मन के साथ हाथ मिलाऊं, अगर पाकिस्तान का मसला हो, जिंदगी और मौत का सवाल होता है जी। सही। और आपको हमारी तो ट्रेनिंग ये है कि आप दुश्मन को खन्ना पेशानी से, अपने डोमेस्टिक जो भी पाकिस्तानी है, उन्होंने ये नहीं समझा। उन्होंने कहा नहीं, मेरी अना, मैं आई एम मोर इम्पोर्टेंट, मेरा मूड और मेरी अना और मेरी जिद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं आऊँगा ब्रीफिंग करने, जिस 3 घंटे बाद फिर एम्बैरेसमेंट में वहाँ जो जनरल बैठे थे और फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने की ब्रीफिंग। तो ये मुझे नहीं पता ये क्या मिलेगा उनको निकाल के मुल्क ये जो CCI का सेशन हुआ, आप समझती हैं कि इस वक्त मुल्क में जो एक टेंस सिचुएशन चल रही थी, हुकूमत मजबूर हो गई ये CCI सेशन बुलाने पर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंस लिया हुआ था। बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है, जो 6 किनाल निकालने का मंसूबा था सिंध से। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डटी रही, खड़ी रही। ये उसका नतीजा है या हुकूमत मजबूर हो गई कि इस सिचुएशन में हमें पीपल्स पार्टी को अपने साथ रखना है, हालात ख़राब आ गई हैं हमारे मुल्क के, अगर ये साथ छोड़ गए तो और मुश्किल हो जाएगी? तो ये सिर्फ हम कहें कि वक्ती है या वाकई ये यही फैसला है कि अब इसको छेड़ा नहीं जाएगा? की मनसूखी जो है और CCI में जो फैसला किया गया और इरसा का पानी का सर्टिफिकेट जो है वापस लिया गया कि ये मसनूई है, जो भी है, ये बात आपने खुद कहा कि पीपल्स पार्टी ने और चेयरमैन बिलावल ने बहुत ही एक ठोस और तवील कैंपेन उस पर चलाई कि और तब चलाई जब बहुत महीनों से हुकूमत वक्त जो है उनको मुतला किया हुआ था। आखिर वो हम कोalition में, तो जाहिर है रोज़ रवाबित कम्युनिकेशंस के तो खुले होते हैं, तो उनको कम्युनिकेट किया, बहुत दफ़ा किया। अब जून में सेनेट में ये बात, पिछले जून में वाटर रिसोर्सेज कमेटी में पहली दफ़ा रेज हुई कि ऐसा कोई खदशा है, इत्तला ठीक से नहीं है, प्लीज क्लैरिफाई। फिर वो बात बढ़ती चली गई और क्लैरिफाई करते गए, बट आई थिंक वेट भी करते गए, और देर जो की गई उससे बहुत, मैं समझती हूँ, आपने देखा हाईवेज ब्लॉक हो गए, मुल्क की मईशत को ठेस पहुंची, और बहुत सारों में के दिल में एक देखिए ना, ट्रस्ट का फुकदान हो जाता है, कॉन्फिडेंस का डेफिसिट हो जाता है कि बात नहीं सुनी जा रही है। फिर कौम परस्त निकल आए सड़कों पे, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो जो कौम परस्ती जो ख़त्म हो गई थी सिंध में, जिन्होंने पीपल्स पार्टी में अपने सारा कुछ डाल दिया था, उम्मीद डाली थी, वो भी परेशान कि ये क्या हो रहा है। तो मैं सोचती पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था ये मुल्क परस्त जमात। लेकिन हुकूमत तो ये इल्ज़ाम लगाती है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआहदे में, इस सारे मंसूबे में साथ थी, जरदारी साहब की मंजूरी थी। ये जो कौम परस्त जमातों का प्रेशर था ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाहर निकलने पे मजबूर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इशू ये रेज किया जब कौम परस्त जमातों को भनक तक नहीं थी, और आप इसका ट्रैक कर सकते हैं, इसकी टाइमलाइन देख सकते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ जी चेयरमैन बिलावल को कि किस तरह उन्होंने ये कैंपेन चलाई है, मजबूत और डट के रहे हैं, और इसमें आपको स्टेक्स भी पता थे। और दूसरी बात, ये बार बार देखिए ये बात दोहराई जाती है, अगर एयर टाइम फिल करना है तो ठीक है, मगर जरदारी साहब पहले वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट को तंबीह दी, और हम इसी कोलिशन का हिस्सा है कि मैं 4 प्रोविंसेस से इलेक्ट होके आया हूँ, मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ, 2 हाउसेस मुझे यहाँ इलेक्ट करके लाए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको तंबीह करूँ कि यूनिलैटरली ना करें, खुद साख्ता ये काम ना करें। तो अब इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स की सीनियर रहनुमा नायब सदर शेरी रहमान साहिबा मेरे साथ थी। सेनेटर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पहलगाम वाक़े को लेकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ हर मुमकिन महाज खोल चुका है, चाहे वो मोदी सरकार हो या इंडियन मीडिया, जंगी तैयारियां हो या सिफारती लॉबी। इंडिया हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत हो या फिर अफवाज पाकिस्तान,
इंडिया को भरपूर जवाब दे रहे हैं। बढ़ती कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा परेशान है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दोनों ममालिक से बात कर चुके हैं। ये सूरत हाल कहाँ जाकर कैसे जाकर थमेगी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या वाकई आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें यकजा हैं, इकट्ठी हैं। मैं बात करूँगी, मुझे साबिक़ गवर्नर सिंध सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें, मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब से ये पहलगाम का वाक़या हुआ है बड़ी तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है, इसकी क्या वजह है? पहले तो आपका सवाल का जवाब ये कि बिल्कुल बोलना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो अगर इस वक्त सदर ना होते उस जमात के जो कि हुकूमत कर रही है फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पर पंजाब में, तो शायद हम ये कह सकते थे कि जी उनका डायरेक्ट प्राय रास्त ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब तो है उनका ताल्लुक, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। और जब ये जंग का समा हो और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तनाज़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि सब लोग दोनों तरफ बात कर रहे हैं कि शायद जंग हो या ना हो, तो उसमें आपको जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो सारे मुल्क को यकजा करने की। क्योंकि जंग सिर्फ मिलिट्री नहीं लड़नी होती, जंग में जब तक भरपूर साथ अवाम ना दें तो उस वक्त तक मिलिट्री कुछ भी नहीं कर सकती। तो पूरी कौम को यकजा करना जरूरी है। तो हर एक को अपना हिस्सा डालना जरूरी है। और मियां नवाज शरीफ जाहिर है सदर हैं उस पार्टी के जो कि हुकूमत कर रही है, और ये चीज जाहिर है इंडियंस भी नोट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब तो नवाज शरीफ या तो खुद दे सकते हैं या उनकी पार्टी के जो भी लीडर्स हैं वो दे सकते हैं। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और इस वक्त जाहिर सी बात है मुल्क को इकट्ठा करना ज़रूरी है। मियां नवाज शरीफ हैव टू प्ले अ पिवटल रोल, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त वो पाकिस्तान के अवाम की रहनुमाई करें। और अगर उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो उसका भी इजहार करना उनके लिए जरूरी है। आपको बज़ाहिर वजह क्या नज़र आती है? जैसे मैंने पहले कहा, आप तो बड़ा करीब रह चुके हैं, फिर एक 2016 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए, बड़ा वो सीना चौड़ा करके वापस जाके कहते थे मेरे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था, मैं तो वीज़े भी इतने लोगों को साथ लेके गया, वीज़ों के बगैर गया। फिर वो एक दोस्ती का एक एलिमेंट है कि क्या यही वो वजूहात हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ को बोलने नहीं देते? देखिए, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो मैं उनकी फॉरेन पॉलिसी से मुतासिर हमेशा से रहा था। मियां नवाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ की जो 99 में जिस तरह से उन्होंने वाजपेयी को जिन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन चुके थे उससे 8 महीने पहले उनको बुलाया और मीनार पाकिस्तान में लेके गए और उनके साथ जाहिर सी बात है वो सब किया, जो कि एक बड़े लीडर की निशानी होती है, क्योंकि एक रिस्क लेना जरूरी होता है। 2016 का आपने जिक्र किया, 2016 में जब मोदी साहब को बुलाया था लाहौर में जाती उम्रा में, तो मैं बिल्कुल आज भी उसका दिफा करूंगा, उस वक्त भी दिफा किया था कि जी ऐसा ही होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, एक बड़ी सिंपल सी शादिया बात है कि जो मैं समझता हूँ और जो मियां नवाज शरीफ की सोच थी जिससे मैं आपस में बैठ के बात भी वो करते थे, इस खत्ते में अमन होगा तो ट्रेड होगी और ट्रेड होगी तो जाहिर है मैशत को फायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम को फायदा। बेसिकली बिल्कुल सिंपल सी चीज है, टमाटर 30 रुपए मिले वाघा बॉर्डर के अराउंड तो वो ज्यादा अच्छा होगा या 300 रुपए अवाम को मिले कहीं और से मंगवाने के लिए। तो वो ये एक तो वो इंडिया के हवाले से हमेशा उनका ये रहा है कि वेरी वोकल एंड वेरी पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग गुड रिलेशंस, और वो कोई चीज ऐसी नहीं करते पहले भी जिससे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस खराब हों। सो अगर ये सोच है तो ये सोच मेरा ख्याल है सही नहीं है। तो इस वक्त जो सारा तनाज़ा शुरू किया वो इंडिया ने शुरू किया और इंडिया को रिस्पॉन्स देने की जरूरत है एट एवरी लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल हो, डोमेस्टिक लेवल हो, पॉलिटिकल लेवल हो, मीडिया के थ्रू हो। हम सब की का फर्ज बनता है कि जी हम इंडिया को, बिकॉज पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस इस वक्त, तो चाहे बावजूद इसके कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो हमेशा से कहता रहा मेंटेन किया है कि जी इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए ताकि हमारी ट्रेड हो और इकोनॉमी को ठीक हो, जो भी सहारा मिले। लेकिन ये वक्त वो नहीं है, ये वक्त वो है कि जब आप इंडिया के चैलेंज को कहते हैं कि ठीक है अगर आप यही करना चाहते हैं, वॉर मॉन्गरिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, हमारे पास भी है
और हम भी। लेकिन आपको लगता है दुनिया ये जो इंडिया का एक ड्रामा है वो समझ चुकी है, चाहे वो 2008 के मुंबई हमलों के हवाले से मामला हो, जिसके बाद पाकिस्तान को फैटफ में जो धकेलने की एक जो कोशिश थी वो की गई, फिर वो 2016 उड़ी का वाकया, फिर 2019 पुलवामा, और अब ये। तो आपको लगता है कि शादिया, मैं नहीं आपसे एग्री करूंगा कि दुनिया क्या समझती है। दुनिया अगर ऐसे समझती होती तो वो यूनाइटेड नेशंस में या इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान के साथ खड़ी होती। अनफॉर्चुनेटली जब 2016 का आपने जिक्र किया, 2016 में आई एम पर्सनली विटनेस टू दैट। आपको याद है वो कश्मीर में वानी को ब्रूटली मारा था इंडियन फोर्सेस ने, और उससे कश्मीर का इशू हम उजागर करना चाहते थे और हमने बड़ा इफेक्टिवली उजागर भी किया। हम हमारे से मतलब ये पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने, उस वक्त की हुकूमत ने। लेकिन सिवाय 3 या 4 ममालिक जिसमें मलेशिया, टर्की, ईरान शामिल थे, तो कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। नन ऑफ द अरब कंट्रीज, नन ऑफ द आवर फ्रेंड्स वर स्टैंडिंग विद हिम। बल्कि वो ये जो आप कह रही थी ना फैटफ, वो उस वक्त हमारे दोस्त भी ये कह रहे थे कि आप ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन थे इसको फिक्स करें। दैट इज व्हाट नवाज शरीफ वांटेड। और इस वजह से वो जो डॉन लीक्स हुआ था उसकी इब्तिदा थी यही। वो जो उस मीटिंग में जिक्र था वो यही था कि जी पूरी दुनिया ये कह रही है कि हम अब इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप जस्टिफाई करें कि ये कश्मीर स्पेसिफिक है, ये इंडिया स्पेसिफिक है, या एक। और पाकिस्तान ने 2020 में उन जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को बैन पे लगाया है और फिर जाके हमें फैटफ में छूट मिली थी। लेट्स नॉट अंडरमाइन दैट कि जी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। हाँ, ये जरूर है कि इस दफा इंडिया हैज बीन डिसअपॉइंटेड। वो इस वजह से कि इंडिया सोच रहा था कि अमेरिका खास तौर पर आएगा, पाकिस्तान को कंडेम करेगा और इंडिया को सपोर्ट करेगा। लेकिन सबने जो उनका स्टेटमेंट है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे और ममालिक हो, उन्होंने सिंपथाइज किया है इंडिया के साथ टेररिस्ट अटैक में, जो कि हमने भी किया है। जो सिंपैथी तो हम भी कर रहे हैं ना, कि हम तो खुद विक्टिम है दहशतगर्दी के, हम भी कह रहे हैं गलत हुआ, आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। ये इंडिया हैज बीन डिसअपॉइंटेड। ये वैसे ही स्टेटमेंट है जैसे जाफर एक्सप्रेस के बाद अमेरिका ने या दुनिया ने स्टेटमेंट दिया था, सिंपथाइज हमारे साथ किया था, किसी और को ब्लेम नहीं किया था। इसी तरह से वो जो इंडिया से आ रहे थे कि शायद वो पाकिस्तान को सब एक्सक्यूज करेंगे, ये जी ये तो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से आया है। दैट हैज नॉट हैपेंड एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इंडियंस की जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस ने अभी तक अगर कोई बेवकूफाना हरकत नहीं की है तो उसकी भी ये एक वजह है कि डिप्लोमेटिकली इंडिया किसी ने भी ये पाकिस्तान को एक्यूज नहीं किया, बल्कि कुछ बड़ा क्लियर स्टेटमेंट्स भी आई हैं। कुछ फॉर्मर सादा अल्फाजों में किसी ने इंडिया को शय नहीं दी कि हाँ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। तो इस वक्त सिचुएशन को डिफ्यूज कैसे किया जाए? अमेरिका भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, आप दुनिया भर का मीडिया उठाकर देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए, मिलकर हल निकालें। तो मिलकर कैसे हल निकालें, कैसे सिचुएशन इस वक्त डिफ्यूज हो? देखिए, मिल के हल का तो मेरा नहीं ख्याल है कोई नतीजा निकलेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है। और जैसे पहले फैसला किया गया था, शिमला मुआहदे में फैसला किया गया था कि बायलैटरली पाकिस्तान और इंडिया बैठ के कश्मीर, बिकॉज कश्मीर इज द फ्लैश पॉइंट, और कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसे होता ही रहेगा। हमारा क्लेम है, और राइटली सो हमारा क्लेम है कि कश्मीर का वो हिस्सा जो इंडिया के पास है वो हमारा हिस्सा है। वहाँ एक प्लेबिसाइट होना था यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से, वो नहीं हुआ, और इस वजह से हम अपने क्लेम से तो नहीं पीछे हट सकते हैं। इंडिया ने उसको यूनियन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा जाएं आप जो मर्जी करना करें। ये 370 आर्टिकल और 35A जो उन्होंने 2019 में किया था अगस्त में, उसके तहत उन्होंने इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा ये बायलैटरल है, ये इशू ही नहीं है। तो ये जंग की धमकियां सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं उनका, मीडिया जो कर रहा है या मोदी सरकार जो कर रही है, इतना आसान नहीं है। पानी बंद कर देना कोई नलका थोड़ी है। पानी बंद करना तो एक खास तौर पर आपने चूंकि जिक्र किया, उससे पता चलता है इंडिया की इमेच्योरिटी। बच्चे नहीं होते जैसे, वो बड़े फैसले करने के लिए आप इंडिया जैसी कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी मैच्योर कंट्री होनी चाहिए, और पानी बंद कर देंगे, जबकि ये नहीं पता कि पानी बंद करने के लिए आपको रिजर्वायर चाहिए, आपको डैम चाहिए जो बहुत साल लगेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। भी आपका मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कश्मीरी इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी के बाद भारत के जंगी जुनून ने पूरी दुनिया का जो अमन है इसको ख़तरे में डाल दिया है। 2 एटमी ताकतें आज आमने सामने खड़ी हैं। अमेरिका समेत आलमी बिरादरी इस मामले को डायलॉग से हल करने पर जोर दे रही है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि इंडिया को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो अब भी इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान से ही ज़बरदस्ती जोड़ रहा है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर न्यूट्रल गैर जानिबदार इंक्वायरी समेत अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक कमीशन बनाने की ऑफ़र कर चुका है, लेकिन अभी तक भारत किसी सफारती ऑप्शन की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पहलगाम वाक़े के पीछे मोदी सरकार की कोई बड़ी जंगी मनसूबाबंदी छुपी हुई है, जबकि पाकिस्तान फौरी जवाब देने के अज़म भी दोहरा चुका है। यानी भारत ना टला तो पाकिस्तान ने फौरी उधार चुकाना है। पाकिस्तान तैयार है। पाक फ़ौज ये वाज़े कर चुकी है कि हम अमन चाहते हैं। अगर इंडिया ने जंग का रास्ता चुना तो ये उसकी चॉइस होगी। फिर ये मामला किधर जाएगा, कब ख़त्म होगा, कैसे होगा, फिर ये हमारी चॉइस होगी। अब मामले को ठंडा करने के लिए अमेरिका भी बात कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से रब्ता किया है और कहा है कि इस तनाज़े को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। अमरीकी नायब सदर JD Vance ने भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर इंडिया ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगा तो अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई इलाकाई तनाज़ा पैदा हो। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि दहशतगर्दी के मसले को फिक्स करने के लिए पाकिस्तान भारत के साथ ताउन करेगा। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है। सवाल ये है कि क्या जंग का ख़तरा अभी भी मौजूद है? आलमी दबाव ने क्या इसे वक्ती तौर पर टाला है? क्योंकि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ये बात बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि भारत हमला करने की प्लानिंग रखता है और ये इम्कान अब भी मौजूद है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद, आपका 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, भारत ये ड्रामेबाजी कर चुका है और उसका जवाब उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था, इवन के पॉजिटिव जेस्चर भी दिया था, अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस कर जिसको दुनिया ने भी अप्रिशिएट किया। अब बिहार में इलेक्शंस होने वाले एक्चुअली, तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है जो मोदी सरकार ने शुरू कर रखी है? देखिए शाजिया, सच्ची बात तो ये है कि इसका एक बैकग्राउंड है। मेरा ख्याल है जो वो समझते थे कि उनको सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनल, वो नहीं मिली। दूसरा उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के ऊपर हम इतने अरसे से बार बार हर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये टेररिज्म में मुलव्वस है, तो जब पहलगाम की बात आएगी तो दुनिया हमसे एविडेंस का पूछे बगैर ही यकीन कर लेगी। ऐसा नहीं हुआ। तो दुनिया को भी इदराक हो गया है इस रियलिटी का कि भारत का तो काम है, एक बैकग्राउंड है, किस तरह स्ट्रैटेजी से चलता है। चाहे 2008 हो, मुंबई के अटैक्स हो, उड़ी हो, 2019 पुलवामा हो, क्या दुनिया समझ गई है? देखिए, बात यह है कि जो इन्होंने 100 एम्बेसडर अपने साउथ ब्लॉक में जमा किया था, जो फॉरेन ऑफिस है इंडिया का, वहाँ पे उन्होंने ये पूरी ब्रीफिंग दी। तो उसके बाद जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने पूछा कि आप जो बात कर रहे हैं उसके सबूत क्या होगा। तो सबूत जो है वो नहीं दे सकी हुकूमत। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने और फिर कल टेलीग्राफ ने ये स्टोरीज दी कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है कि पहलगाम में पाकिस्तान मुलव्वस है। सो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो भारत विन ओवर नहीं कर सका। असल में तो अगर आप शाजिया जो फुटेजेस आई हैं वो आपने भी देखी होंगी कि ये जो पहलगाम का इलाका था, ये कुछ 4-5 फुटबॉल फील्ड जितना एक जो है वो प्लेटियो है, एक मैदान है, और उसके ऊपर जो है उसके इर्द गिर्द जंगल है, गहरा जंगल है, थिक जंगल है। अब इस जंगल में देखो, मुकामी लोग ही सोच सकते हैं ना कि किस रास्ता कौन सा है, आना जाना किधर से है। बाहर के लोगों को तो अंदाजा ही नहीं हो सकता। और अभी जो अमित शाह के ऊपर जो सवाल होना चाहिए इंडियन मीडिया का, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान को टारगेट करते रहे, वो उनसे पूछें कि 4 लोग थे, उन्होंने 30 लोगों को जो है वो इस तरह से दिन दिहाड़े मार के वो कहाँ फरार हो गए। चौकीदार कहाँ था वहाँ का?
उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर वो लोग किधर चले गए? तो सबसे बड़ा फेलियर तो जो अमित शाह का और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का और उनकी सिक्योरिटी अपैरेटस का ये है ना कि वो लोग ही अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। वो रोज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अपना जो है वो गुस्सा उतारने आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक पहलू तो ये है कि जो पहलगाम वाक़े की कोई एविडेंस इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सका। दूसरा ये है कि जो एस्केलेशन है बॉर्डर्स पे, उसको भी इंडिया को इस वक्त सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल नहीं मिल सकी। और जो लगता है स्पेशली जो यूएसए से उनका ख्याल था कि हमारे पास तो लाइसेंस ही है, हम जो मर्जी करें, ऐसा नहीं हो सका। और चाइना के साथ उनकी अपनी टेंशन रहती है बॉर्डर पे, वो उधर से उनको चाइना के साथ तो उनका अपना इशू है। लेकिन जो नॉन पाकिस्तान के चले अलाय नहीं भी हैं, जैसे रशिया है, उसने भी जो है वो चाइना की ही। और सबसे मेरा ख्याल धचका हिंदुस्तान के लिए ये है कि जो तीन बड़ी ताकतें हैं, चीन, रूस और अमेरिका, उन तीनों ने एक ही पोजीशन ली है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसीलिए हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन नहीं पास करवा सका। लिहाजा ये तो उनको धचके लगे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अंदर उन्होंने एक ऐसी फिजा बना दी है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर कि जंग के बगैर वो पीछे अब हट नहीं सकते। अगर जंग किए बगैर मोदी अब पीछे हटता है तो इससे वो उनकी सियासत जो है वो बिल्कुल। तो डू यू रियली थिंक कि अभी भी अमकान है ये सब भारत जंग छेड़ सकता है? जंग तो इमिनेंट है, जंग तो 100% होगी। मुझे नहीं लगता, अगर आप उसे मेरा तजिया पूछें तो मुझे तो 1% भी ये नहीं लगता कि जंग से कम पे मामला टलेगा। दोनों मुल्क एटॉमिक पावर हैं। आपको लगता है सब कुछ अल्लाह ना करे राख का मैदान बन जाएगा? शुरू करना आसान है, खत्म कैसे होगी ये फिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। ये दुनिया होने देगी? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये है कि स्केल जो है उसके ऊपर इस वक्त जिस तरह से जेडी वेंस की भी आज बयान है, स्टेटमेंट है, मुझे ये लगता है कि इस वक्त अमेरिका जो है कम से कम वो कोशिश कर रहा है कि जो स्केल है कॉन्फ्लिक्ट का वो छोटा होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। और लाइक 2019 टाइप का कि उतना कर लो। वेल फ्रैंकली उस तरह का हो सकता है। जो अगर आप माजी में आखिरी जो जंगें हुई हैं उसको अगर आप उसका तजिया करेंगी तो आपको एहसास होगा कि ये जंगें हमारी दो बदो नहीं हुई हैं। हमारी या एयरफोर्स की यूज हुई है या मेजल यूज हुए हैं, और वो खास एरियाज को टारगेट किया गया है। अब इस स्केल को बढ़ाना है अगर हिंदुस्तान ने, तो फिर इसका मतलब है वो आर्टिलरी की तरफ जाएंगे। आर्टिलरी में हमारा जो LOC के ऊपर जो सीज फायर हुआ था उसमें तो काफ़ी हद तक ये हमारी जो जनरल बाजवा साहब के दौर में वो इंटैक्ट रहा और लॉन्ग आर्टिलरी फायर जो है वो नहीं हुआ दोनों तरफ से। लेकिन अगर वो लॉन्ग आर्टिलरी फायर होगा तो उसका भी बड़ा ज़ाहिर है नुकसान होगा। बाकी जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, देखिए पाकिस्तान के पास अल-नसर बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल है, फिर हमारा शाहीन है, हतफ है, ये सारे मिसाइल जो है वो हमारे हिंदुस्तान के हर कोने को निशाना बना सकते हैं। एंड टू बी फेयर विद, हिंदुस्तान के पास भी यही कैपेबिलिटी है। तो जिस तरह से अभी आपने बात कही कि इसका तो मतलब ये है कि ये तो खाक में मिल जाएगी हर चीज़, तो इसलिए जो दुनिया है उसका वरी होना ज़रूरी भी है, वो वरिड है भी। और मेरे ख्याल में जो दो मुल्क हैं इस वक्त, चाइना और सऊदी अरेबिया, और फिर ज़ाहिर अमेरिका का रोल तो होता है, तो इन तीन मुल्कों की जो रिएक्शन है वो डिसाइड करेगा हिंदुस्तान के इस मामले को। लेकिन अभी तक का जो रिएक्शन है ना दुनिया का, उसने मायूस किया है फवाद इंडिया को, भारत को, मोदी सरकार को। अभी तक तो उन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। हाँ। और अभी सऊदी अरेबिया में आपको मालूम है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की वो प्लेजेस करके आए हैं। हाँ। सो काफी ज्यादा इस वक्त सऊदी अरेबिया का भी इंडिया के ऊपर जो है वो एक है असर। अब देखना ये है कि ये स्केल जो है वो कैसे रह सकता है। प्रॉब्लम अब ये आ गई हुई है कि अब वो फंस गया है इंटरनेशनल रिएक्शन में और लोकल रिएक्शन में। सो आई थिंक मोदी जी ने जो है वो एक्साइटमेंट में
एक पोजीशन ले तो ली है, हाँ। लेकिन इस पोजीशन पे अब उनको बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है कि आखिर हमने खड़ा क्यों रखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।